हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी की 8वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने संघ की कार्यपालिका स्टार्ट की थी। राष्ट्रपति वहाँ पर पूरा समाप्त हो गया था, राष्ट्रपति वाला जो पोर्शन है। आज की क्लास में हम बाकी का बचा हुआ पूरा पोर्शन देखेंगे जो भी कार्यपालिका से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के बाद क्या आता है? उपराष्ट्रपति आएगा, फिर पीएम और मंत्रिमंडल आएगा, फिर विधायिका पर चले आएंगे हम। विधायिका में संसद, संसद के बारे में फिर जो कुछ है, क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। हाँ, अब आगे की जो क्लासेज हैं वो आपकी इसी तरीके से टाइप्ड फॉर्म में आएंगी, तो आप लोग फीडबैक देना कि ये वाली क्लासेज कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति वैसे तो हो गया था आपका पूरा। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि किन किन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वैसे लास्ट क्लास में भी बता दिया गया था, यहाँ पर हमने अनुच्छेद भी मेंशन कर दिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा संघ के अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये दोनों चीजें दी हुई हैं कहाँ पर? अनुच्छेद 75 में। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, एजी, अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। राज्यपाल कहाँ पर होते हैं? जो पूर्ण राज्य होते हैं। उपराज्यपाल होते हैं कुछ यूटी जहाँ पर विधानसभा है आपकी, जैसे दिल्ली, इसके बाद दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा आपका जे.एंड.के हो गया, ठीक है। यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, बाकी जगह आपके प्रशासक होते हैं और बची हुई यूटीज में। इन सब की नियुक्ति 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति और बाकी प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति क्या? 239 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, जितने भी आयोग हैं सबके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो भी संघ स्तर के हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के सदस्य, तो ये सब मैंने बता ही दिया। जितने भी आपके संघ स्तर के आयोग हैं, चाहे मानवाधिकार आयोग, चाहे महिला आयोग, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद एक बनाई जाती है, उसके भी सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की बात, तो ये विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं, अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। वैसे उपराष्ट्रपति के बारे में भी लास्ट क्लास में बात हो गई थी। आज हम कुछ और जानेंगे, थोड़ा बहुत अनुच्छेद जान लेंगे। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार, वैसे राष्ट्रपति में आपने क्या पढ़ा? 52 और सेल का प्रयोग है। 11 और जोड़ो तो 63 पर आ जाते हैं और उपराष्ट्रपति की शुरुआत हो जाती है। 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 64 के तहत क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेम यूएसए में होता है, जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है इस टाइम पर जेडी वांस है, और वो वहाँ के जो सीनेट है, जो उच्च सदन है, उसके पदेन सभापति। पिछली बार जब पिछला अमेरिका में था तो कमला हैरिस थी, जो भारतीय मूल की थी, ठीक है। और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो इसी रूप में मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, इसीलिए वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का भी पदेन कुलपति होता है। राज्यसभा सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, इस कारण उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मत बराबर हो गए हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। सेम लोकसभा स्पीकर के मामले में है कि लोकसभा स्पीकर जो होता है वो सदस्य तो होता है लोकसभा का, लेकिन वो नॉर्मली मतदान नहीं करता है, नहीं कर सकता है। जब मतदान बराबर हो गए तो निर्णायक मत लोकसभा स्पीकर दे सकता है, ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? पद या तो रिक्त हो गया, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, या किसी वजह से असमर्थ हो गए काम करने में, या हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में, या मृत्यु हो गई,
तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाएंगे किसके तहत, अनुच्छेद 65(1) के अनुसार। और जब भी उपराष्ट्रपति ऐसा काम करेंगे उनके वेतन भत्ते अधिकार जो भी चीजें हैं सारी राष्ट्रपति वाली हो जाएंगी। तो अनुच्छेद 65(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चयन तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक क्या है, 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, लास्ट क्लास में बताया था। और इस दौरान उपराष्ट्रपति की वेतन भत्ते और जो उन्मुक्तियां होती हैं, उन मुक्तियों की बात हो रही है, वही उपलब्ध होंगी उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ये सबके लिए सिंपल सी समझ बना लो कि सपोज करो उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो राष्ट्रपति का काम करेगा। तो जो भी उस पद पर बैठ के पदभार संभालेगा उसको वही सारी सुविधाएं, वही सारी अनुमुक्तियां मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती है। ये हर एक उसमें ऐसा है कि जो भी जिसका पद, सपोज को लोकसभा के स्पीकर है, अब स्पीकर की अनुपस्थिति है तो जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर की भूमिका निभाएगा, और जब तक निभाएगा तब तक उसको स्पीकर वाले ही सारी सुविधाएं वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता जान लेते हैं। सबसे पहले योग्यताएं किसमें हैं, अनुच्छेद 66(3) में दी गई हैं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जन्म से ही नागरिक हो, कैसे भी हो, बस नागरिक हो। अपनी आयु के 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 3 पद ऐसे हैं जो 35 वर्ष चाहिए, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा राज्यपाल। इन तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, इतना ध्यान रखो। और 30 वर्ष की आयु किसके लिए चाहिए, आपका राज्यसभा और विधान परिषद, इनके लिए 30 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष किसके लिए चाहिए, लोकसभा और आपका विधानसभा, इनके लिए 25 वर्ष चाहिए। बस इतना है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जैसा मैंने बताया था, प्रेसिडेंट के लिए क्या था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, और बाकी की जो योग्यताएं थी वो लोकसभा के सदस्य बनने की थी। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संघ सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था, मतलब कहीं पर भी लाभ के पद का धारण ना करता हो, मीन्स किसी सरकारी पद पर ना हो, किसी संवैधानिक पद पर ना हो। ठीक, संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। हालांकि होता क्या है कि जब भी नामांकन होता है या तो उसके पहले ही इस्तीफा दे दिया जाता है, और नहीं होता है तो वो पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण, वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो किसके समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष, और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है उपराष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होता है वो किसके सामने लेता है, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट शपथ प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना, इस्तीफा देगा किसको, उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, लेकिन शपथ अलग अलग व्यक्तियों के सामने होती है। अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता है। उसको वेतन किस रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन, वो तो जितने भी संवैधानिक पद हैं सबका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, और जो भी चीज संचित निधि पर भारित होती है उस पर वोटिंग नहीं होती है, चर्चा हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होती है, सीधा वो पारित ही माना जाता है। बाकी जो बजट होता है आपका उसमें हर एक मद पर वोटिंग होती है, लेकिन जो भारित व्यय होता है उस पर वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि देख लेते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना पद त्याग सकता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, धनखड़ साहब थे, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने पद त्याग दिया, राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया और अगले दिन उनका एक्सेप्ट हो गया था इस्तीफा। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव, यानी कि एक तो ये रास्ता है कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें, दूसरा रास्ता क्या है कि राज्यसभा द्वारा हटा दिया जाए।
तो राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके, यानी कि जैसे राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, इनको हटाने के लिए क्या होता है, महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग में कौन लोग भाग लेते हैं, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे वो मनोनीत हों, सारे भाग लेते हैं प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में कौन लेंगे, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, वो भी प्रभावी बहुमत से, और लोकसभा द्वारा केवल उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाने की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी होती है, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को देनी होती है। और इसके बाद राज्यसभा में क्या होता है, प्रभावी बहुमत, मतलब टोटल जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की 245, इसका हाफ प्लस 1 इतना चाहिए, ठीक है, इतना होता है। तो इस बहुमत से हटा दिया गया, फिर जाता है लोकसभा में। लोकसभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत होता है, बस उससे पारित हो गया तो काम हो जाता है। यहाँ पर प्रभावी बहुमत नहीं चाहिए होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति में कौन कौन भाग ले रहा था, हाँ, राष्ट्रपति में एक चीज थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो मैंने मतों का मूल्य बताया था ना आपको, खासतौर से राज्यों में जो एमएलएज होते हैं उनके मतों का मूल्य क्या बताया था, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के कुल एमएलए, जो निर्वाचित एमएलए हैं, इनकी संख्या, और इंटू 100 कराया था। ये इंटू 100 नहीं होगा, इंटू 1/1000, यानी 100 नहीं 1000, तो 1/1000 से गुणा होगा, ना कि 1000 से, ठीक है, इतना कर लेना इसमें करेक्शन। अब आते हैं, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेते हैं, सारे निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, और चाहे वो आपके विधानसभा के हों। विधानसभा अगर आपकी यूटीज में भी है, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर, तो इसके भी जो निर्वाचित एमएलए होंगे वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, केवल दोनों सदनों के कुल, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, सारे सदस्य लेते हैं दोनों सदनों के। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत, ये भाग लेंगे। राज्य के विधानमंडलों के जो भी सदस्य कोई भाग नहीं लेगा। निर्वाचन उसी पद्धति से होता है जो राष्ट्रपति का होता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनावों से जो भी विवाद उत्पन्न हो, तो जैसा मैंने बताया, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार में बताए दे रहा हूँ। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट आएगा अगली 1 या 2 क्लास में आएगा, ठीक है, तो उसमें फिर से पढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, पहला होता है प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा होता है केंद्र या राज्य के बीच विवाद, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। जब ये होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं ये मामले, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न विवाद का निर्णय कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। तो पीएम पता है, जो भी बहुमत का नेता होता है उसे राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन सपोज करो किसी को अगर बहुमत ही नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वो उस दल को, जो सबसे बड़ा दल हो, उसे बुलाए। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित कर सकता है, अगर कोई भी खंडित, सबको जनादेश मिला है, किसी को भी स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हैं जिसे उसे लगता है कि ये स्थिर सरकार दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ी पार्टी हों, ठीक है। हालांकि एसआर बोमई एक केस हुआ था, उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे, ठीक। उसमें सबसे पहले क्या बोला गया था कि अगर चुनाव पूर्व कोई गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन को बहुमत मिला है तो उसको आमंत्रित करो। चुनाव पूर्व नहीं हुआ है, चुनाव के बाद कोई गठबंधन हुआ है और उसके सदस्यों को सबसे ज़्यादा अगर बहुमत मिला है, सबसे ज़्यादा, तो उन्हें आमंत्रित करो। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधिकार होते हैं, 2-3, वैसे तो कोई पावर नहीं होती है, सारी चीज़ें मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर चलती हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ पावर्स होती हैं। एक होता है कि अगर किसी पीएम ने अपना विश्वास खो दिया है लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में विश्वास खो दिया है, उसका बहुमत खो चुका है और ऐसा ये जग जाहिर हो गया, और फिर पीएम बोले कि आप लोकसभा को क्या करो, विघटित कर दो,
लोकसभा का विघटन का मतलब फिर दोबारा चुनाव होंगे, कोई भी सांसद नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये उसका अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा क्या है कि अगर नई लोकसभा चुनकर आई और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो अपने विवेक से समझेगा कि ये वाला दल स्थिर सरकार दे सकता है, तो उसको आमंत्रित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़े दल को ही आमंत्रित करे। हालांकि इस पर विवाद होते हैं, लेकिन जैसे अटल जी की सरकार, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार सिर्फ 13 दिन चली थी, है ना। इसका मतलब इनके पास उतने ज़्यादा सांसद नहीं थे, फिर भी इनको आमंत्रित किया गया था, इन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति। ये लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक। हालांकि जो आपका 44वां संविधान संशोधन है 1978, इसमें ये चीज डाल दी गई कि एक बार राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने, संसद ने, ठीक है, फिर से वही सेम विधेयक पारित कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। और तो क्या लिखा है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74। और जिसका प्रधान कौन होगा, पीएम। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद से एक बार पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो एक बार पुनर्विचार के बाद अगर सलाह मिल गई तो फिर वैसे कार्य करेगा, ठीक। एक चीज और समझ लो, इसमें भी क्या है, इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। आगे चलते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाती है, इस सलाह को किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। कुछ सुरक्षाएं हैं, जैसे संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, जैसे महाधिवक्ता होता है आपका राज्यों में, और संसद में कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। ये संसद में बोल सकते हैं, दोनों सदनों में जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसे संसद की किसी भी सभा में भाग लेने का, किसी भी समिति में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है, केवल मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये वहाँ संसद के अंदर जो भी चीज़ें बोलते हैं, इनको बाहर कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है, कुछ भी बोले, ये उन्मुक्ति मिली हुई है। ऐसे ही जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, उस सलाह की कोई जांच नहीं कर सकता, ना कोई पूछ सकता है कि ये सलाह क्यों दी, ठीक है। ऐसे ही जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को आप संसद में डिस्कस नहीं कर सकते हो, उनको भी अनुमति मिली है। अब आ जाते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 75 में है। क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये पूरा अनुच्छेद 75 का पार्ट है। 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया गया, प्रावधान कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, वो कुल जो सदस्य संख्या है लोकसभा की, ठीक है, राज्य है तो विधानसभा है, और केंद्र है तो लोकसभा है, इसकी सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। होता क्या था कि हर किसी को मंत्री का पद दे दिया जाता था खुश करने के चक्कर में, तो सरकार का खर्च वगैरह बहुत बढ़ जाता था, और बहुत विवाद होते थे, है ना, एक दूसरे से इंटरेस्ट टकराते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, ये फिक्स कर दिया गया कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। अगर केंद्र है तो उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या के, और राज्य है तो विधानसभा की सदस्य संख्या के। और दिल्ली में केवल 10% होते हैं। दिल्ली में टोटल 70 सीटें हैं, 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हो। आगे चलते हैं। जो वैयक्तिक उत्तरदायित्व होता है किसी भी मंत्री का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं जितने भी मंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति क्या करता है, तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी कि शपथ किसमें है, आपका तीसरी जो 3rd अनुसूची है, उसमें शपथ की बात की गई है कि कौन सा पद वाला व्यक्ति कौन सी शपथ लेगा, ठीक है। यदि कोई मंत्री, अब जैसे मंत्री इंडिया में किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो उसके लिए एक शर्त है
कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का, लेकिन ये शर्त क्या है, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मंत्री पद उसने धारण किया, अगर उस समय वो संसद का सदस्य नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है, नहीं तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। पीएम के लिए भी सेम है कि किसी को पीएम बना सकते हो अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है। मनमोहन सिंह ऐसे ही थे और बाद में राज्यसभा के द्वारा उनको सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अब मंत्रियों की श्रेणियां देख लेते हैं। 3 श्रेणी होती हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, मतलब मंत्रालय का पूरा जो दारोमदार है इन्हीं के अंतर्गत आता है। कैबिनेट बैठक मतलब सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं, सबसे बड़े मंत्रालय के हेड होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया आपका, वित्त मंत्रालय हो गया आपका, विदेश मंत्रालय हो गया, राजस्व मंत्रालय, ये सब हो गए कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और अनुच्छेद 352 के अनुसार, 352 में क्या था कि पहले जो आपकी कैबिनेट होती थी वो राष्ट्रपति को मौखिक सलाह दे देती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, कैबिनेट को बाईपास करके सिर्फ इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि आपातकाल लगा लीजिए, और आपातकाल देश में लग गया। आपातकाल में पूरे देश ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहन की। जब आपातकाल हटा तो सरकार बदल गई, किसकी सरकार आ गई, जनता पार्टी की। इसने क्या किया, फिर संशोधन कर दिया संविधान में। अब इसने बोल दिया कि अगर आपातकाल लगाना है तो पूरी कैबिनेट जो है, कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो कैबिनेट का एक मेन काम जो संविधान में वर्णित है वो यही है। राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री वो होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, लेकिन कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला होता है, यानी इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, लेकिन इनका विभाग थोड़ा सा छोटा सा होता है तो इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला होता है। तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इनके कार्य का आवंटन कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी मिलता है, और ये राज्य मंत्री को भी अगर आमंत्रित किया जाए तो ये भी कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं, अगर आमंत्रित किया जाए तो। तीसरे होते हैं उप मंत्री। ये तीसरे स्तर का मंत्री हैं, लेकिन इनका नीति निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है, किसी भी कैबिनेट मीटिंग में इनको नहीं बुलाया जाता है, ये भाग नहीं लेंगे। हालांकि इनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, अगर पीएम का ये है, देखो पीएम ने किसी अधिकारी को भी आमंत्रित कर दिया तो वो भी कैबिनेट बैठक में जाके भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली ये पद इसलिए बनाया गया कि कोई सांसद है उसे उप मंत्री अगर बना दिया गया तो इससे क्या होगा कि उसकी एक प्रकार से ट्रेनिंग हो गई कि आगे चल के वो अगर मंत्री बनाना है तो उसे सारी चीज़ें, क्रियाकलाप मालूम चल गया कि मंत्रालय में क्या होता है। आगे चलते हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री नामक किसी पद का वर्णन नहीं है, लेकिन देश में उप प्रधानमंत्री कई बार बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे शुरुआत से ही, लेकिन इस पद का जिक्र संविधान में नहीं है। ऐसे ही जो उप चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके भी पद का कोई जिक्र नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जान लेते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। अनुच्छेद 148 में इनकी बात की गई है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, कोई अनुच्छेद जैसे आपको नहीं पता है, जैसे सपोज करो इसमें पूछ लिया गया कि कैग के कार्यों की बात किस में की गई है, तो 148 में तो कैग की बात की गई कि एक कैग होगा, एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अगला उसका होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, तो उसके आसपास के अनुच्छेद हो सकते हैं। तो कई बार इतने दूर दूर के अनुच्छेद दिए रहते हैं कि आप आराम से अनुमान लगा के कर सकते हो। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई, 148 में। इसके अनुसार क्या है, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो देश के राज्यों, ध्यान रखना, राज्यों के भी खातों की जांच करता है और केंद्र, दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। एक और चीज है कि जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, जिसको बोलते हैं ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या उपक्रम, ठीक है, तो जितने भी सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार का पैसा लगा है, इनकी भी जांच कैग करता है। ठीक, महालेखा परीक्षक की जो पदावधि है वो या तो 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पद को बोला है सार्वजनिक वित्त का संरक्षक।
आपने सुना होगा 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कैग ने ही क्या किया था, उजागर किया था। और इस पद को वही सुरक्षा दी गई है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि कैग को हटाना है तो कैसे हटाओगे, महाभियोग लाकर। डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो कि राष्ट्रपति का मन हुआ हटा दिया, पीएम का मन हुआ। वह किसी भी समय स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या लेख द्वारा त्यागपत्र कर सकते हैं। तो त्यागपत्र अगर खुद देना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, खुद से दे सकते हैं। कैग को अनुच्छेद 148(1) इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 148(1) में क्या लिखा है कि इसको उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को 124(4) के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है। महालेखा परीक्षक का जो वेतन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को। और जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो कैग जो भी रिपोर्ट देता है, कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किस के समक्ष रखवाएगा, संसद में। संसद में एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये कैग के जो भी प्रतिवेदन आए हुए होते हैं इनकी जांच यही करता है, पीएसी। इसका जो पीएसी का हेड होता है वो, हमारे यहाँ ऐसी रीति चली आ रही है कि वो विपक्ष का नेता बनाया जाता है। केसी वेणुगोपाल शायद अभी हैं, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, कांग्रेस के हैं। कैग जनता के धन के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अगले पद पर चलते हैं। अगला पद कौन सा है, भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने नियुक्त होने की योग्यता हो। ठीक है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाहों पर या विषयों पर सलाह देता है, जो आपका ऑडिटर अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का कोई भी न्यायालय हो, छोटे से बड़े, सब में सुनवाई करने का अधिकार होता है, जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है बहुत इज्जत करता है, जो आपका अटॉर्नी जनरल है इनकी। ठीक है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट इनसे सलाह लेता है। ठीक। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन सा पद है जो संसद सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, उसकी समितियों का सदस्य बन सकता है। केवल मतदान का अधिकार नहीं होता, बाकी सारे अधिकार हैं, सारे विशेषाधिकार जो उन्मुक्ति इनको मिली है संसद सदस्यों को, कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मीन्स सिविल मामलों में 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है अगर सदन चल रहा है तो। ठीक है। तो सेम इनको भी उन्मुक्ति मिली है, ठीक, अटॉर्नी जनरल को। तो इसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 88। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। और संसद सदस्यों को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत हैं, 105(4). ध्यान रखें। हालांकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, क्योंकि ये पूर्ण कर्मचारी नहीं होते हैं आपके। आगे चलते हैं, भारत की संसद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संसद का गठन या संसद के गठन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये ध्यान रखना। अब संघीय व्यवस्थापिका देख लेते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका, इसी को संसद बोला जाता है और संसद भवन इसके लिए बना है। अब नया संसद भवन बन गया, और ज़्यादा डिटेल दे सकते थे आपको पुराने संसद भवन की, कब बना था, कब निर्माण कार्य किसने बनाया, कौन इसके वो थे, लेकिन अब नया बन गया तो कोई मतलब नहीं है ना। अब तो टाटा वालों ने और LNT वालों ने बनाया है तो कोई उसको नहीं पूछता है। अब महत्वपूर्ण पदों हेतु न्यूनतम आयु, अभी मैंने बात कर ही ली, राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्र 3 पद हैं जो 35 वाले हैं आपके। राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य 30 वाले हैं आपके, और लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य 25 वाले हैं। आप लोग बताना पंचायतों के अध्यक्ष के लिए कितनी उम्र है। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। अब राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है,
यहाँ से क्वेश्चन आता है राज्यसभा का गठन कब हुआ था, जो अभी वर्तमान में चल रही है, 3 अगस्त 1952 को हुआ था। स्थायी संस्था है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। हर 6 साल पर इसके हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो नए 1/3 चुनाव हो जाता है इनका, यानी कि 6 साल सारे सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या अभी इस टाइम जो है 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 ही चुने जाते हैं। 250 के हिसाब देखें अगर, तो 238 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 80 में। किन किन क्षेत्रों से होने चाहिए ये लोग? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोग हों अगर, तो इनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इससे क्या होता है, एक इनका जो एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, वो देश के काम आता है नीति निर्माण में। वर्तमान में राज्यसभा में कितने, 245 सदस्य हैं। 229 राज्यों से हैं और 4 राज्य क्षेत्रों से हैं। कौन से? संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूटी से हैं। ये वाला आंकड़ा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 229 कहाँ से हैं? जो राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, और 4 जो हैं वो यूटीज हैं और 12 मनोनीत होते हैं, तो टोटल 245 हो गए। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के आधार पर होता है। और कौन इनके चुनाव में, जो राज्यसभा है, इनके सदस्य चुनने में कौन भाग लेता है? तो जो जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं, केवल ये भाग लेते हैं। कार्यकाल, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 83(1) में। राज्यसभा सदस्य के लिए अर्हताएं क्या क्या होती हैं? तो भारत का नागरिक हो। अर्हताओं का वर्णन कहाँ है, 84 में दिया हुआ है। आयु कम से कम 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु, और संसद द्वारा अन्य अगर योग्यताएं निर्धारित की जा रही हो तो वो होनी चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर ना हो, ये सारी चीजें, दिवालिया ना हो। अब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कहाँ है? देखो, शपथ अभी बताया था, यहाँ से आपकी अनुसूचियां क्लियर होती जा रही। शपथ का वर्णन 3री अनुसूची में, और राज्यसभा में सीटों का वर्णन, सीट इन राज्यसभा किस में है, 4th अनुसूची में। राज्य देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि कई राज्यों का पूछ देते हैं कि मैचिंग करो राज्यसभा में सीटें। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करो तो यूपी में 31, कहाँ है यूपी, देख लेता हूँ मैं, इसमें है भी कि नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 31। दूसरे पर अगर चलें तो महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं, है क्या इसमें महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र में कितनी है, 19, ठीक। और बाकी का देख लेना। अगर इसमें चले जाओ आप, तमिलनाडु में 18 हैं, है ना, बिहार में 16 हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी जो 5-6 हैं, कम से कम वो तो याद कर लेना, पूछी जाती। कई बार 6 या 7 के आसपास भी पूछा गया है। कई बार राजस्थान, मैंने कुछ परीक्षाओं में देखा है, राजस्थान, एमपी, इन सब में पूछ लेते हैं। तो कोशिश करना 8-10 का एकदम याद हो जाए आपको। आंध्र प्रदेश में 11 हैं, ऊपर के 4-5 तो बिल्कुल याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश में 11 हैं आपके, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं, इसके पश्चिम बंगाल में 16 हैं, यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बराबर हैं। नागालैंड में 1 है, गुजरात में 11 है, केरल में 9 है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र बताया, राजस्थान में 10 है। तो देखो, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान में कितना, 10 है, गुजरात में 11 है, कर्नाटका में 12 है। तो जो आसपास होते हैं यहाँ से भी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, ये ऐसी यूटीज हैं जहाँ पर राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी नहीं है, और जब विधानसभा नहीं है तो इनका राज्यसभा में भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि राज्यों में भी एक प्रावधान था, अनुच्छेद अगर आप देखो, अनुच्छेद 333, कि राज्यों की जो विधानसभा है, इसमें जो आंग्ल भारतीय होते थे
यानी अंग्रेज होते थे जो भारतीय नागरिक समय के साथ बन गए। इनके लिए विधानसभाओं में एक सदस्य राज्यपाल क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था अगर इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, और सेम संसद में 2 सदस्यों का था। लेकिन इसके लिए क्या होता था, हर 10 साल बाद इनका रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ता था, जिसको इस बार नहीं बढ़ाया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब ये चीज़ समाप्त हो गई इनकी। तो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही केवल भाग लेंगे, यानी कि एमएलए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति का नाम उस, ये वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा देख लेना कि इसमें बोला गया है कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में हो जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, पंजाब के रहने वाले थे और आसाम से राज्यसभा में आए थे। तो अब शायद इसको हटा दिया गया ऐसा कोई, क्योंकि व्यवहार में ये नहीं है। सेम लोकसभा में भी है, लिखा हुआ तो ऐसे ही है, लेकिन व्यवहार में नहीं चलता है। जैसे पीएम मोदी को मान लो, रहने वाले गुजरात के हैं, वहाँ के निर्वाचन सूची में थे। उसके पहले कभी यूपी में वैसे नहीं रहे हैं आके, लेकिन फिर भी बनारस से चुने गए, वहाँ से चुनाव लड़ा। हो सकता है आम लोगों को ही दिक्कत होती हो, बड़े लोग आपस में थोड़ा बहुत नियम इधर उधर कर लेते हो। ठीक है, राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में जान लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 में उप सभापति का चयन कौन, राज्यसभा करती है। ठीक है, सभापति तो आपका उपराष्ट्रपति हो गया जिसका चयन दोनों सदन मिलकर करते हैं, लेकिन उप सभापति का चयन, जैसे हरिवंश जो है, इनका चयन किसने किया था, राज्यसभा ने। किससे, अनुच्छेद 89(2) में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यही है। उपसभापति जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, सभापति को, और सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है, ये ध्यान रखना। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। यानी कि उपसभापति अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है। ये बात किसकी हो रही, उपसभापति की, कि केवल राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना, टोटल सदस्य के बहुमत, यानी कि 245 सदस्य अगर हैं तो उसका हाफ और एक ज़्यादा होना चाहिए, तभी हटा सकते हो उपसभापति को। राज्यसभा के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 249। इसके तहत अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय को, यानी कि वो राज्य सूची का विषय है, वैसे तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है, लेकिन अगर राज्यसभा क्या करे, 2/3 बहुमत से कि किसी राज्य सूची के विषय को लोकहित के लिए जरूरी बता दे, तो फिर उस पर संसद कानून बना सकती है। ये केवल राज्यसभा की विशेष शक्ति है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 312, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, यहाँ पर भी कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा ने अगर पारित कर दिया कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए, तो ये काम केवल राज्यसभा को मिला हुआ है। अखिल भारतीय सेवाएं वो होती हैं कि जिनकी नियुक्ति, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें कौन, केंद्र करता है, यूपीएससी। इसके बाद कंट्रोल भी मैक्सिमम इनका केंद्र पर रहता है, राज्यों को केवल भेजा जाता है प्रतिनियुक्ति पर। ठीक है, कैडर अलग अलग दिए जाते हैं। इस टाइम 3 ही अखिल भारतीय सेवा हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्यसभा के अन्य अधिकार जानते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, केवल 14 दिन तक लेट कर सकते हैं। इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये केवल अपनी सिफारिश कर सकते हैं। अगर सिफारिश लोकसभा ने नहीं मानी तो नहीं मानी। ठीक है, ये क्या करेंगे कि 14 दिन तक पेंडिंग रख सकते हैं। अगर 14 दिन के अंदर इन्होंने पेश नहीं किया तो 14वें दिन ये मान लिया जाएगा कि ये इनकी सहमति मिल गई है अपने आप। राज्यसभा धन विधेयक जो होता है इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि इस अवधि में विधेयक पास नहीं होता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है, ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। क्यों? क्योंकि समझो, लोकसभा में चुनाव हुआ है जनता द्वारा, और धन विधेयक क्या होता है, जिसमें संचित निधि से धन निकालना, और सारा धन संचित निधि में ही पड़ा होता है। तो किसी भी सरकार को काम करना है तो काम किससे होगा, धन से। अब अगर राज्यसभा में कई बार क्या होता है, बहुमत विपक्षियों का होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है
क्योंकि राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करने में 10 साल लग जाते हैं। अभी भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, राज्यसभा में। अब अगर सपोज करो इन्हें सेम अधिकार मिल जाए तो ये तो कोई बिल पारित ही ना होने दें, धन तो पैसा ही ना मिले सरकार को, सरकार तो कल बैठ जाए। अमेरिका में ये पंगा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा कमांड किसे दिया गया, लोकसभा को। और लोकसभा में उसी की सरकार होती है जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हो, यानी कि जो बहुमत में है वही सरकार बनाएगा और वही ये डिसाइड करेगा कि पैसा कहाँ खर्च होना है, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में आ जाते हैं। भारतीय संसद का जो निम्न सदन है इसे लोकसभा कहा जाता है। भारतीय संसद का प्रथम सदन भी इसे ही कहा जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। आप लोगों ने भी कई बार मतदान किया होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, एक एक वर्ष के लिए। यानी कि ये प्रावधान है कि अगर आपातकाल लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए एक बार में। तो ऐसे करके एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था 1976 में। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 6 मई 1952 को। इसके सदस्यों को जनता ने क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना था और अभी भी चुनती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। एकमात्र ऐसा होता है, पीएम ने अगर कल बोल दिया कि लोकसभा भंग कर दो तो लोकसभा भंग की जा सकती है तुरंत, और इसके बाद नए चुनाव होंगे। और अब तक ऐसा 8 बार किया जा चुका है। यहाँ तक कि अटल जी ने भी लोकसभा को समय के पूर्व भंग करा दिया था और साइनिंग इंडिया का एक नारा दिया था। उन्हें लगता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि वो चुनाव नहीं जीते थे। लोकसभा की संरचना, इसका वर्णन कहाँ है, 81 में। यानी कि संसद की बात कहाँ पर है, 79। फिर राज्यसभा जो आपका उच्च सदन है उसकी बात 80 में है, और 81 में किसकी बात है, लोकसभा की। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से 530 क्या है, जो राज्य हैं उनसे, और 20 कहाँ से हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से, और 2 कौन होंगे, आंग्ल भारतीय। हालांकि इनको अब हटा दिया गया, ध्यान रखना, इनका प्रावधान अब हट गया है। तो अगर अब पूछे मैक्सिमम संख्या तो अब 550 ही हो सकती है। अनुच्छेद 331 में इनका वर्णन था जो संसद के लिए आंग्ल भारतीय होते हैं, और वो मैंने बताया 333 में था जो आपके विधानसभा के लिए होते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी, ये घट के 543 होगी। आंग्ल भारतीय भी अब नहीं है, ठीक है। कितनी, 543 है, इसको करेक्ट कर लेना। 29 राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से ये 550 का आंकड़ा है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों से 20 और ये वाला सिस्टम हट चुका है। आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का काम कौन करता है, परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग इतना मजबूत होता है, समझो ये चुनाव आयोग का कोई वो नहीं है कि इसका अंग हो। परिसीमन आयोग के लिए संसद एक एक्ट पारित करती है, परिसीमन अधिनियम। परिसीमन अधिनियम पारित करके एक आयोग बना दिया जाता है। ये आयोग जो भी डिसाइड कर देता है वो बाध्यकारी होता है। फिर इसके आयोग के द्वारा जो भी डिसाइड किया गया वो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। उसने बता दिया कि लोकसभा क्षेत्र, ये क्षेत्र इसका ये होगा, ये लोकसभा ये होगी, ये विधानसभा ये होगी, टोटल इतनी होंगी। वो जो भी डिसाइड करेगा वो बाध्यकारी होगा। आगे चलते हैं। लोकसभा का निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली क्या है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन निम्न पद्धतियों से होता है। गुप्त मतदान होता है, वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी हैं वो सभी वोटर बन सकते हैं और वही मतदान करते हैं। 61 में संविधान, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। पहले तो ये याद रखो। इसके द्वारा भारत में जो 18 वर्ष की आयु है ना, इसको वयस्क माना। इसके पहले क्या था, 21 वर्ष था। यानी कि पहले मतदान देने की उम्र क्या थी, 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन में ये घटा के 18 वर्ष कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन एवं प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को क्या है,
1971 की जनगणना के आधार पर कब तक स्थिर कर दिया गया था? वर्ष 2000 तक। और इसके बाद 84वां संविधान संशोधन लाया गया था 2001 में, और इसे स्थिर कब कर दिया गया? 2026 तक। यानी कि अगला परिसीमन जो होगा 2026 के बाद ही होगा। और अब बिल्कुल है ये होगा, क्योंकि जो आपका महिला आरक्षण है उसके लिए भी परिसीमन चाहिए, और यहाँ पर भी अब नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि जनसंख्या 76 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी। हालांकि इस पर थोड़ा विवाद चल रहा है। जो साउथ के स्टेट हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो हमने ही क्या किया, परिवार नियोजन अपनाया, जनसंख्या पर कंट्रोल किया, अब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करोगे तो हमारी सीटें घटेंगी, और जो नॉर्थ के राज्य हैं उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। जब इनकी सीटें बढ़ जाएंगी तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, जबकि काम हमने अच्छा किया और हमें ही दंडित कर रहे हो। ठीक है। लोकसभा की अवधि के बारे में जान लेते हैं। अवधि की बात कहाँ हुई है? अनुच्छेद 83 में। लोकसभा अपने सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से, ठीक है, तो लोकसभा जैसे ही चुन के आई, उसका जो पहला सत्र होता है, तो जिस दिन वो सत्र प्रारंभ हुआ उससे 5 वर्ष तक इसकी अवधि रहती है। ऐसे कोई भी हो, लोकसभा हो, पंचायत हो, सबका क्या होता है, जो पहली बैठक होती है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये बहुत नया फैक्ट है, ध्यान रखो, इस अवधि को 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा फिर से इसे 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपातकाल का अनुच्छेद क्या है? 352। इसमें संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि, ये मैंने बता ही दिया है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और ऐसा एक एक वर्ष करके वह अनिश्चित काल तक कर सकती है अगर आपातकाल देश में लगा है तो। ठीक है, जैसे ही आपातकाल की समाप्ति होगी तो फिर ये अवधि जो होगी 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, फिर 6 माह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अवधि समाप्त होगी और उसके पहले ही चुनाव कराने पड़ेंगे। लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या हैं? अनुच्छेद 84 में भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बाकी मैंने बताई है कि क्या है। अनर्हताएं क्या है, मतलब अयोग्य किस बेस पर होगा? तो अगर संसद का सदस्य वो तब नहीं रह जाएगा यदि वह कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, अगर वह विकृत है और न्यायालय ने ऐसा प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया, यदि वह दिवालिया है, या भारत का नागरिक नहीं रह गया है। अब ये इसकी जो अनर्हताएं होती हैं, इस पर निर्णय कौन लेता है कि ये व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं ले सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्रक्स है। चुनाव आयोग की सलाह पर ही निर्णय लेगा, यानी कि चुनाव आयोग जो भी सलाह देगा उसी आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। और इसका वर्णन कहाँ है? 103 में। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की जो भी निर्भरताएं हैं, इससे संबंधित प्रश्नों पर जो भी निश्चय है वो राष्ट्रपति करेगा, और कौन किसके आधार पर करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर। और ये अंतिम होगा, इसे किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। लोकसभा के अधिकारी देख लेते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच में से ही किसे? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है। स्पीकर हमेशा सत्ताधारी पार्टी से होता है, उपाध्यक्ष को विपक्ष को पद दे दिया जाता है उपाध्यक्ष का। आगे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला जो सदस्य होता है आपका, ठीक, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देता है। ऐसा माना जाता है कि सदस्य नहीं रहा है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। इसके पहले एक चीज देख लो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? 94 में। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? अध्यक्ष को। वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला सीन है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला सीन है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य जो हैं वो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। स्पीकर की बात हो रही है कि तत्कालीन जो टोटल सदस्य हैं 543, इनका बहुमत चाहिए, ठीक है, इसके द्वारा इन्हें हटाया जा सकेगा। लेकिन ऐसे संकल्प के 14 दिन पूर्व, जितने भी नोटिस हैं 14 दिन पूर्व ही देने पड़ते हैं। किसी के खिलाफ महाभियोग भी आए तो भी 14 दिन पूर्व है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य क्या है? सदन की कार्यवाही या संचालन या नियम या विधि का निर्वहन करना।
यानी सदन के अंदर जो अनुशासन बनाने के लिए जो भी नियम बनते हैं उस पर किसकी चलती है, लोकसभा अध्यक्ष की। सदन के अंदर कैसे काम होना है इसमें कोई भी हस्तक्षेप, ना कोई न्यायालय ना कोई राष्ट्रपति, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बॉस होता है यहाँ का, एक प्रकार से प्रिंसिपल होता है स्पीकर। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जब भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, ध्यान रखना, तो अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा लोकसभा का, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर कौन अध्यक्षता करता है, आपका राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। यानी कि उपराष्ट्रपति किसी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर इनके लिए ये है कि किसी भी विधेयक को अगर डिसाइड कर दिया, स्पीकर ने बोल दिया कि ये धन विधेयक है, तो फिर वो धन विधेयक हो जाएगा। और धन विधेयक हो जाएगा तो फिर राज्यसभा की शक्तियां एक प्रकार से शून्य हो जाएंगी। राज्यसभा क्या करेगी, उस पर ना अस्वीकार कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, केवल 14 दिन तक डिले कर सकती है, केवल लोकसभा से पारित हो जाता है। और ऐसा ही एक केस आया था आधार के मामले में। जो आधार था, आधार कार्ड बनाने वाला, उसका एक्ट आया था और इसको धन विधेयक बना दिया था। हालांकि कोर्ट में गया था और बाद में कोर्ट ने भी माना था कि ये धन विधेयक है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो व्यय होना था वो आपकी संचित निधि से होना था। दूसरा, इस विधेयक को लाया गया था कि जो आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैं उसके लिए लाया गया था, कि आधार कार्ड एक बार बन जाएगा तो आपका जनधन, आधार और मोबाइल जैम, इनको जोड़ के हम डीबीटी जो है आपकी कृषि सब्सिडी हो गई, इसके बाद उर्वरक सब्सिडी हो गई, इसके बाद आपका जो एलपीजी सब्सिडी है, ये हम डायरेक्ट खातों में भेजेंगे। ये पूरा दिखा दिया था इन्होंने और कोर्ट में केस ये जीत गए थे कि ये धन विधेयक है। और धन विधेयक है या नहीं है ये कौन तय करेगा, स्पीकर, और इसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी यह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। 10वीं एक और इसकी मैन पावर आ गई कि इनके सदन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल, अगर दल बदल हुआ है और उस दल बदल का कोई भी दोषी हो, जो भी सदस्य हो, उसके मामले में अंतिम निर्णय यही करता है। तो दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण एवं सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण कौन करेगा, स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि उपराष्ट्रपति, वो करता है। अध्यक्ष लोकसभा की सभी जितनी भी संसदीय समिति हैं इनके सभापतियों को नियुक्त करता है, और कुछ समितियां होती हैं जिनका यह स्वयं अध्यक्ष होता है, जैसे प्रक्रिया, नियम, संचालन, ठीक है। इन समितियों का अध्यक्ष कौन, स्पीकर स्वयं में होता है। जिस भी समिति में ये सदस्य होगा उसका अध्यक्ष स्वयं बन जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा समितियों में ये सदस्य नहीं होते हैं। जिस समिति में जो उपसभापति भी सदस्य होता है वो भी अध्यक्ष स्वयं बन जाता है, ठीक है। संसद में किसी विषय पर अगर मत बराबर हो जाए, दोनों पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए तो निर्णायक मत दे सकते हैं, नॉर्मली मत नहीं दे सकते। गणपूर्ति देख लेते हैं। अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। यानी 543 है, इसका 10% निकालोगे तो 54.3 यानी 55 सदस्य चाहिए आपको लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। कम से कम इतने लोग उपस्थित होंगे तभी कार्यवाही शुरू होगी। सेम राज्यसभा है, 245 हैं, यानी 24.5 यानी 25 लोग कम से कम उपस्थित होंगे तभी कार्रवाई शुरू होगी, नहीं तो स्थगित हो जाती बैठक। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। अब स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ चुन लिया गया, पहले से लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, तो फिर इसे किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इसने किसी एक से नहीं दिया निर्धारित सीमा के अंतर्गत तो ये माना जाएगा कि इसकी दोनों सीटें रिक्त हो गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य के जो विधानमंडल है इसके सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो इसे 14 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा, विधानमंडल की सीट छोड़नी पड़ेगी।
अगर विधानमंडल की सीट नहीं छोड़ी, राज्य की बात हो रही है यानी विधानसभा की या विधान परिषद, तो ये मान लिया जाएगा इसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। ठीक है। यदि कोई संसद सदस्य, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अनुपस्थिति को लेके, कि कोई संसद सदस्य है और 60 दिनों की अवधि तक स्पीकर की या तो इसने अनुमति ले ली है, कोई प्रॉब्लम हो गई कहीं विदेश में है, तो स्पीकर की अनुमति से तो ये 60 दिनों से ज़्यादा तक अनुपस्थित रह सकता है। लेकिन अगर बिना किसी अनुमति के 60 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो इसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब संसद सदस्यों के विशेषाधिकार देख लेते हैं, अनुच्छेद 105 में है। जैसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किसमें, 361 में, ठीक है, और राज्यपाल के 361A में। ऐसे ही संसद सदस्यों के किसमें है, 105 में। संसद सदस्य को किसी भी सदन के अधिवेशन के समय या वह समिति जिसका वह सदस्य है, संसद की अपनी समितियां होती हैं, आगे चल के आएंगी, तो अगर किसी समिति का सदस्य हो, उसकी बैठक हो रही तो उसकी बैठक के समय या अधिवेशन या बैठक के पूर्व 40 दिनों तक पूर्व या 40 दिनों के बाद तक, यानी कि समझो सदन की बैठक की भी बात हो रही या समिति किसी की भी बैठक हो, इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, और ये वाला समय तो इंक्लूडेड है ही है, तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन किस में, सिविल मामलों में। अगर आपराधिक मामले हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है। संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक की स्वतंत्रता होगी। संसद में कुछ भी बोल सकता है, बस जो स्पीकर या संसद के नियम हैं, स्पीकर ने जो डिसाइड किया वो पालन करना होगा और संसद के नियमों का पालन करना होगा। सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए समन नहीं दिया जा सकता। यानी कि साक्ष्य देने के लिए अगर किसी सदस्य को आपने बुलाया तो पहले अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, सदन की। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। संसद में क्या बोला गया, क्या कहा गया, कार्यवाही सही चल रही कि नहीं चल रही है, इससे प्रतिबंधित कर दिया गया कोई भी न्यायालय हो अनुच्छेद 122 के तहत। आगे चलते हैं, ये चीज़ बता दी गई, फिर भी देख लो कि राष्ट्रपति जो होता है किसके समक्ष शपथ लेता है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की तो नियुक्ति कौन करता है, वैसे राष्ट्रपति, लेकिन शपथ किसके समक्ष लेता है, राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, और त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इंडिया के, वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, यानी कि इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी इन्हीं को ही देते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इनकी बात हो रही है, ये किसी के समक्ष शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ये संसद यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। और ये शपथ इसे कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जैसे ही किसी लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति चुनेगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इसीलिए ही चुना जाता है कि वो सभी सदस्यों को शपथ दिला सके। शपथ लेने के बाद ही ये संसद सदस्य कहलाएंगे, और जैसे ही ये संसद सदस्य बन जाएंगे तो ये फिर क्या करते हैं, आपस में अपना स्पीकर चुन लेते हैं, परमानेंट वाला। ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो शपथ का प्रावधान नहीं है, और इस्तीफा किसे देता है, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे इस्तीफा देता है, अध्यक्ष को। आगे कुछ और फैक्ट हैं, ये हैं आपके लोकसभा में स्थानों का आवंटन। लोकसभा में सीटें हैं, ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन 2-3 राज्यों की जो बड़े बड़े हैं उनकी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर भी यूपी पहले पर होगा, कहाँ पर है, 80 सीटें हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश 80 सीट। महाराष्ट्र यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर होगा, 48 सीटें हैं, कहाँ है, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको भी ऊपर की जो 2-4 हैं उनको देख लेना। तमिलनाडु 39 सीटें हो गई आपकी। फिर आ जाओ अगर, गुजरात 26 हो गई, लेकिन ये छोटी है। ठीक है, बिहार में 40 सीटें हैं, बिहार कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, इनको भी देख लो। बिहार में 40 है या 38 है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ ये है, ये क्या है, ये गलत दिखा रहा है ना, बिहार का डेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, लोकसभा की सीटों की बात हो रही। ठीक है,
बाकी ये सारी सीटें देख लेना, एमपी में 29 है। बस ये एक हल्का आइडिया रहे कि अगर यहाँ से मैचिंग में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर पाओ। आगे चलते हैं, प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या जान लेते हैं। तो लोकसभा है, इस पे सब पे बात हो गई। वैसे अधिकतम संख्या कितनी, 552, लेकिन वर्तमान में 550 हो गई है, आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया, ठीक है। फिर लोकसभा वर्तमान में 545, 543 है नॉर्मली, ठीक। राज्यसभा 250 अधिकतम है और वर्तमान में 245 है, और ये पूरा उनका ब्रैकेट है, अलग अलग करके ब्रेक करके दे दिया गया। विधानसभा की अधिकतम संख्या, ये क्वेश्चन अभी आया था, शायद पेट में आया था, 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जहाँ पर 60 से कम संख्या है, गोवा में, मिजोरम में 40-40 है, सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी में 30 है। विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, जो वहाँ की विधानसभा की संख्या है उसकी 1/3 ये अधिकतम हो सकती है, और कम से कम 100 हो सकती है। जम्मू कश्मीर कम से कम 40 हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन ये कितनी है आपकी, केवल 36 है जम्मू कश्मीर में। अब तो विधान परिषद हट ही गई है खैर। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अगर देख लो तो ये भी बढ़ गई है, अब कितनी होगी, 34, यानी 33 प्लस एक चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य यूपी से हैं, लोकसभा में सबसे कम सदस्य, तो एक एक सीट है मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश, और राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य है, एक है दिल्ली, गोवा, नागालैंड, पुदुचेरी, मणिपुर, यहाँ से एक एक है, ठीक। ये आपका पूर्ण हो चुका है आज की क्लास। ऐसे ही अब थोड़ी सी विस्तृत विस्तृत क्लासेज आएंगी आपकी, तो 6 या 7 क्लासेज में पॉलिटी आपकी इन डेप्थ कंप्लीट हो जाएगी। अपना फीडबैक जरूर देना ऐसी टाइप्ड क्लास पर। दूसरी चीज़, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी आपके आसपास हों, आपके परिचित हों, फैमिली मेम्बर्स हों, अगर यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।